नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का 11वां भाग, जिसका टॉपिक है शिक्षा के अंग। इससे पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षा की भूमिका के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षा की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षा के अर्थ को भी हम समझ चुके हैं इसके पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम शिक्षा के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इसके प्रति जो है, शिक्षा के जो प्रति है, वो विद्वानों के क्या मत हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए देखते हैं शिक्षा के अंग। तो शिक्षा के अंगों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। क्या है कि शिक्षा के अंगों के संबंध में अगर जो देखा जाए तो कोई भी विद्वान जो है एक मत नहीं है। सब अलग अलग अपने मत प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, कुछ विद्वानों ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। तो कुछ विद्वानों ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं कि जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, यही शिक्षा के अंग हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को दोमुखी प्रक्रिया बताया है। दूसरे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन डूबी। हमारे जॉन डीवी साहब ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया को मान्यता दी है। जो हमारे जॉन डीवी साहब हैं, जॉन डीवी महाशय हैं, उन्होंने शिक्षा को क्या बताया है? उन्होंने शिक्षा को बताया है कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और ये ही नहीं, आधुनिक समय में जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं, जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं या विद्वान हुए हैं, उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया को ही स्वीकार किया है। उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन कौन? आधुनिक विद्वानों ने। इस समय जो आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने भी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया की मान्यता दी है। और शिक्षा के अंग कौन कौन से बताए हैं? उन्होंने शिक्षा के अंगों के बारे में बताते हुए कहा है कि शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यही जो हैं शिक्षा के मुख्य अंग हैं। तो आइए अब हम इन तीनों अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षार्थी के बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षक के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। देखेंगे कि शिक्षार्थी किस प्रकार से शिक्षा का अंग है, शिक्षक किस प्रकार से शिक्षा का अंग है और पाठ्यक्रम किस प्रकार से शिक्षा का अंग है। इनकी शिक्षा में क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला अंग है शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है। इस समय आजकल की जो वर्तमान शिक्षा चल रही है,
उसका केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? शिक्षार्थी को माना जाता है। कैसे? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब है उसमें मेन रूप मुख्य मान्यता किसको दी जाती है? शिक्षार्थी को दी जाती है। क्योंकि शिक्षा जो है शिक्षार्थी के आसपास घूमती है, उसी की रुचियों योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षार्थी है। इसलिए आधुनिक शिक्षा को क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। आजकल की जो शिक्षा है, आधुनिक काल की शिक्षा है, वो कैसी शिक्षा है? वो बाल केंद्रित है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षार्थी है। तो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं। जब से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई है, तब से बालक को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। जब से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की मान्यता प्रदान की गई है, तब से बालक को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। बालक को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है शिक्षा में। और जो शिक्षक है उसका स्थान गौण रखा गया है। बालक, उसका स्थान हटा दिया गया है, बालक के पीछे कर दिया गया है, बालक का स्थान आगे कर दिया गया है। और शिक्षा का मुख्य अंग विद्यार्थी ही है। इस समय जो है शिक्षा का मुख्य अंग क्या है? इस समय शिक्षा का मुख्य अंग विद्यार्थी ही है। विद्यार्थी को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। किसको ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? विद्यार्थी को ही ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि शिक्षार्थी किस प्रकार से शिक्षा में महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, उसमें शिक्षार्थी का मुख्य स्थान है और जो शिक्षक है वो गौण है, उसको छुपाया गया है, उसको पीछे रखा गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा अंग शिक्षक। शिक्षक पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं शिक्षक की इस समय शिक्षा में या आधुनिक काल में शिक्षा में या प्राचीन काल की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करते हुए चलेंगे। तो नंबर 2 है शिक्षक। शिक्षा का दूसरा प्रमुख अंग शिक्षक है। शिक्षा का दूसरा प्रमुख अंग क्या है? शिक्षक है। शिक्षार्थी के साथ साथ शिक्षक का भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। दूसरे नंबर पर शिक्षक को रखा गया है। प्राचीन युग की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान विद्यार्थी से अधिक महत्वपूर्ण था। जो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें शिक्षक का स्थान जो था वो शिक्षार्थी से अधिक महत्वपूर्ण था, और शिक्षक की समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता था। शिक्षक जो होता था वो शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता था। जो प्राचीन काल की शिक्षा होती थी उसमें शिक्षार्थी से ज़्यादा शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान था, महत्व था। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षक के ही अनुसार चलती थी। कहा जा सकता है शिक्षा का
केंद्र बिंदु शिक्षक ही था उस समय, क्योंकि शिक्षक की अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता था। शिक्षक जो था वो अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता था, अपने अनुसार शिक्षा प्रदान करता था और उसकी व्यवस्था करता था। और बालक की रुचियों एवं योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। ये नहीं रखा जाता था कि बालक क्या चाहता है, उसकी रुचि किस में है, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ शिक्षक जो था अपने अनुसार व्यवस्था बनाता था शिक्षक की। सिर्फ उस समय गुरु शिक्षार्थी को उस समय गुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करना मात्र ही शिक्षार्थी का मुख्य कर्तव्य था। गुरु जो कहता था वही शिक्षार्थी करते थे। उनके अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी, गुरु के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। गुरु ही शिक्षा की व्यवस्था करता था, उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी और सिर्फ शिक्षार्थी ही गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। यही उनका मुख्य कर्तव्य था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरा अंग पाठ्यक्रम। मतलब पहला अंग शिक्षार्थी था, दूसरा अंग शिक्षक हो गया और तीसरा अंग क्या है? पाठ्यक्रम। शिक्षा में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? जिस प्रकार शिक्षक की भूमिका है, शिक्षार्थी की भूमिका है, तो कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम की भी भूमिका होगी। उसको तीसरे स्थान पे रखा गया है, पाठ्यक्रम को तीसरे स्थान पे रखा गया है, तो नंबर 3 पे रखा गया है पाठ्यक्रम। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम किस प्रकार से अपना महत्व शिक्षा में रखता है। तो शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? पाठ्यक्रम है। शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग पाठ्यक्रम है। यह शिक्षा का वह दौड़ का मैदान है। कैसा मैदान? दौड़ का मैदान है, जिसमें बालक दौड़ते हैं और दौड़ के नियम, संचालन आदि के ठेकेदार अध्यापक होते हैं। मतलब पाठ्यक्रम को क्या माना गया है? एक दौड़ का मैदान माना गया है, जिसमें शिक्षार्थी जो है दौड़ते हैं और दौड़ के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का संचालन कौन करता है? अध्यापक करता है। उन दौड़ के नियमों का ठेकेदार कौन होता है? अध्यापक होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा और शिक्षार्थियों के मध्य संबंध स्थापित करने की एक कड़ी है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो है शिक्षा और शिक्षार्थियों के मध्य संबंध स्थापित करने की एक कड़ी है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक और शिक्षार्थी में संबंध स्थापित होता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में पाठ्यक्रम ऐसे नहीं बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में बालक की रुचियों, व्यक्तिगत भिन्नताओं और क्षमताओं आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है शिक्षा प्रदान करने के लिए, उसमें बालक की रुचियों की मतलब
किस चीज़ में बालक की रुचि है, कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। उसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और उसकी क्षमता कितनी है कि कितनी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय की, आधुनिक समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है और बालक ही शिक्षा व्यवस्था का मुख्य केंद्र माना गया है। इसीलिए जो है पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी के अनुरूप ही बनाया गया है। उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। निर्मित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो होता है, ये जो 3 अंग हैं, शिक्षा के जो 3 अंग हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यह तो मान लो कि तीनों ही अंग त्रिभुज की 3 भुजाओं के समान महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे त्रिभुज बनता है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर जो उसमें से एक भुजा हटा ली जाए तो त्रिभुज रहेगा? नहीं रहेगा, उसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। तो जिस प्रकार ये तीनों जो भुजाएं हैं, 3 ही अंग जो हैं त्रिभुज की 3 भुजाओं के समान महत्वपूर्ण रखते हैं। त्रिभुज में जितना 3 भुजाओं का महत्व होता है, उतना ही शिक्षा में 3 अंगों का महत्व है। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं में से किसी एक भुजा को हटा दिया जाए, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का महत्व बराबर होता है, और उसमें से एक भुजा अगर जो हटा दी जाए तो वह त्रिभुज कहलाने योग्य नहीं रह जाएगा। उसको कोई त्रिभुज कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि त्रिभुज रह ही नहीं जाएगा। जब उसमें से एक भुजा हट जाएगी तो त्रिभुज क्यों कहेंगे उसको? तो त्रिभुज कहने योग्य नहीं रह जाएगा। वैसे ही शिक्षा के इन तीनों अंगों में से एक की भी अवहेलना कर दी जाए तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। जिस प्रकार से त्रिभुज में तीनों भुजाओं की महत्ता होती है और उनमें से एक भुजा हटा दी जाए तो त्रिभुज कहने के योग्य नहीं रह जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के जो 3 अंग हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, उन्हीं 3 भुजाओं के अनुसार ही शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं। और यदि इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए, चाहे शिक्षक को हटा दो, चाहे शिक्षार्थी को हटा दो, चाहे पाठ्यक्रम को हटा दो, तो यह प्रक्रिया जो होती है, शिक्षा की प्रक्रिया जो होती है, वो अधूरी ही समझी जाएगी, पूर्ण नहीं हो सकती। तो आज हम इन 3 अंगों के बारे में जान चुके हैं। शिक्षा के 3 अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा कौन सी प्रक्रिया है, और विद्वानों के मतों के बारे में भी समझ चुके हैं। इससे आगे की जो कड़ी है, इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है, उसको हम अगले वीडियो में हम ज़रूर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे का भाग हम जल्द ही अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।